आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारा एक सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन का, कला शिक्षण, ठीक है, उसका इकाई 4 जिसका नाम है दृश्यात्मक कलाएं एवं क्राफ्ट या फिर शिल्प। क्राफ्ट मतलब होता है शिल्प, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरी यूनिट करा दूंगी, ये इकाई 4 जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले जब हम यूनिट को शुरू करते हैं तो यहाँ पे कुछ कला के आधारभूत सिद्धांत होते हैं जो एक टीचर को मालूम होने चाहिए। कई बार ये लिखा हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है कि कला के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। मीन्स जब हम आर्ट कर रहे हैं या फिर कला के टीचर हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान सबसे पहले होना चाहिए। तो पहली बात, रेखा, यानी जो लाइंस होती हैं वो सीधी हो सकती हैं, तिरछी हो सकती हैं, आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती हैं। मैंने एक दो लिख दिए हैं सिर्फ इसलिए ताकि समझ आ जाए, है ना। आकार, जिसके अंदर जो है उसे ज्ञान होना चाहिए, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, या त्रिभुज क्या होता है ना। तो ये जितने भी आकार होते हैं ये पता होना चाहिए। आकृति, कि पेड़ की आकृति जो है वो ऐसे ऐसे होगी, है ना। भवन जो होगा उसकी आकृति कैसी होगी ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, रंग, ठीक है, रंगों के बारे में पता होने चाहिए। हम सभी जानते हैं रंगों के भी प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे करके। तो इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। स्थान का ज्ञान, कि जो सृजन स्थान है वो कैसा होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा ड्राइंग करेगा, बैठ के कला का काम करेगा, वो भवन या वो सतह कैसी होनी चाहिए। बनावट, कोई भी चीज जैसे वास्तविक है या अंतर्निहित है तो उसकी बनावट कैसी है। और फिर मूल्य, मूल्य में आता है आपका रंग, रंग का हल्कापन और गाढ़ापन, कि कहाँ पे रंग जो है हल्के इस्तेमाल करने और कहाँ पे गाढ़े। इसके बाद आता है कुछ दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत, क्योंकि हमारा यूनिट का नाम ही है दृश्य कला, तो इसके कुछ मौलिक सिद्धांतों को भी देखना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है परिदृश्य। परिदृश्य का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा नेचुरल जो सीनरीज होती हैं, जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, प्रकृति के बड़े व विस्तृत दृश्य को हम एक छोटे से पेज पे उतार देते हैं। सीनरी में बेसिकली आप देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ और कैसे हम छोटा बना देते हैं, और फिर सूरज, नदी भी बह रही है, पेड़ भी है, झोपड़ी भी है, तो उन सीनरीज को ही हम परिदृश्य कहते हैं। फिर आता है संतुलन। एक सिद्धांत ये भी है, इससे क्या होता है कि बच्चे की भुजाएं और संयोजन हो जाता है। क्या, जब बच्चा पेंटिंग या कला का काम कर रहा होता है तो उसकी दोनों हाथों की भुजाएं काम कर रही होती हैं। तीसरी बात, सामंजस्य बिठाना है, उसको प्रभावों को जोड़कर चित्रकारी करनी है। कोई भी चित्र मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया, उसके अंदर इफेक्शन होना बहुत जरूरी है। और लय, लय का मतलब होता है रेखा टूटे बिना घूमती है, कि एक रेखा मान लो बच्चा उठाता है और फिर उसको बिना उठाए अपने हाथ को कंप्लीट कर देता है, तो वो होती है लय। इसका मतलब है कि बच्चा परफेक्ट है, अच्छे से कर रहा है। जैसे वो कोई भी पेंटिंग कर रहा है, उसे बार बार उठा के सोचना नहीं पड़ रहा है ना। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक आता है कि दृश्य कलाओं और शिल्पों की विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोगीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी सामग्रियां हैं और फिर प्रयोगीकरण कैसे होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पेंसिल। मैं बता दूं ये सारे ही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज है, चाहे वो पेंसिल हो, पेस्टल रंग हो, या आगे पोस्टर रंग, जल रंग, कुछ भी आता है तो ये क्वेश्चन के अंदर उठ के आता है। क्योंकि 8-10 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन होते हैं। फिर मार्किंग स्कीम भी होती है उनकी 5+2+2 इस तरीके से। तो हमें ना इन्हें नजरअंदाज नहीं करना, ये ही इस यूनिट में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज ही यही है। तो सबसे पहले ये पेंसिल। पेंसिल दो तरह की होती है, ग्रेफाइट पेंसिल और रंगीन पेंसिल। सभी जानते हैं ग्रेफाइट पेंसिल यानी वही ब्लैक वाली जिससे हम ड्रॉ करते हैं, चित्रकारी करते हैं। इसके अंदर आता है H, 2H, B, HB, 3B, 2B, 5B, 6B। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पेंसिल जो है वो गाढ़ी होती जाएगी, यानी कालापन बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसे लाइन से लिखा हुआ है, जो H होगी वो कम गाढ़ी होगी, 2H उससे थोड़ी ज्यादा होगी, B उससे ज्यादा, HB उससे ज्यादा। इस तरीके से सबसे ज्यादा गाढ़ी होगी 6B। रंगीन के पेंसिलों की बात करें तो इनमें मोम के साथ साथ रंजक रंगों का प्रयोग होता है, जो कलर पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पेस्टल रंग पे, जो कि पाउडर रंगों से संयोजित वर्तिका के रूप में मिलती है हमें। ये इसमें पाउडर कलर मिक्स होते हैं। और जो पेस्टल रंग है, सबसे पहले जो इस्तेमाल किया इस नाम को या इसे यूज किया वो थे हमारे लियोनार्डो दा विंसी, एक हमारे बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद पेस्टल रंग जो है वो दो तरीके के होते हैं, सूखे पेस्टल और तैलीय पेस्टल। अगर सूखे पेस्टल की बात करूं तो इसमें भी दो तरह होते हैं, कठोर और मुलायम। कठोर पेस्टल जो होते हैं वो अधिक संयोजक होते हैं, उसमें कम रंग होता है, बाहरी रेखा के लिए प्रयोग करते हैं। और मुलायम पेस्टल भी इन्हीं चीजों के लिए काम आता है। तैलीय पेस्टल जो होते हैं वो चमकीले रंग के होते हैं और ये कपड़े या फिर रुई द्वारा जो है इसको मिक्स किया जाता है और कारतूसी कागज पर इसका प्रयोग ज्यादा अच्छा रहता है। आगे है हमारा पोस्टर रंग। पोस्टर रंग क्या होते हैं, एक तरह से जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं ना, सीनरीज वगैरह, उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एज अ पोस्टर हम बनाते हैं। इसमें पेंटिंग हो सकती है, चित्र हो सकता है, प्रदर्शनी व शैक्षिक कार्यों में भी हम पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये गाढ़ा व चिकने होते हैं। इनमें हमें ब्रशों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है पोस्टर कलर में, कि कहाँ पे हमें पतला ब्रश करना है, कहाँ पे मोटा। साथ ही साथ क्या होता है कि ये अपारदर्शी होते हैं। मैंने यहाँ पे पारदर्शी छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन थी। तो जो पोस्टर रंग है वो होते हैं अपारदर्शी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कलम और स्याही। आपने एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये पारदर्शी होते हैं या अपारदर्शी, और फिर प्लीज मुझे भी बताना, ठीक है। वैसे मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। तो अगला हमारा है कलम और स्याही। तो कलम और स्याही दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले कलम की बात करते हैं। तो ये पेंसिल की ही तरह हमें चित्रकला में प्रयोग करता है, ठीक है। ये जो होता है मोटे नोक वाला होता है, जैसे मार्कर हो गया या फाउंट पेन हो गया, तो ये भी कलम के अंदर ही आएगा। और अगर मैं प्राकृतिक कलम की बात करूं तो छड़ी, बांस, कौवे का पंख और निब पेन, इन चीजों को भी हम कलम में ही शामिल करेंगे। ये रुचिपूर्ण तरीके से लिखने में प्रयोग होता है। जैसे हम जो मार्कर होता है मोटा वाला, हम उससे कोई पोयम लिख दें या स्लोगन लिख दें तो अट्रैक्टिव लगता है ना। और फिर बारीक रेखा वाली कलम, जिसमें जेल पेन आता है, एडिंग आता है, रोटिंग बिरोल, इस टाइप के काफी कलम आते हैं। अगर मोटी रेखा वाली कलम की बात करूं तो मार्कर और ग्राफिक मार्कर आ जाएंगे, ठीक है। अगला है स्याही। स्याही क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं स्याही में क्या क्या चीजें मिली होती हैं। तो जो स्याही है वो पानी, कार्बन और अन्य बंधक सामग्रियों का मिश्रण होता है। ये पानी में घुलनशील होता है और इसे सतह से हटाने में बहुत ही मुश्किल होती है। आपको पता होगा, कभी इंक लग गए होंगे कपड़ों पे तो कितनी मुश्किल से वो छूटता है जाके। इसके बाद जो होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। ये दो लिख दिया है यहाँ पे मैंने, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है एक्रिलिक लिंक, ड्राइंग लिंक और इंडियन इंक, ठीक है। तो ये तीन तरह की स्याहियां हैं। हमें इसे डिफाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख देना इनफ है। अगला है हमारा रंगोली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो रंगोली की बात की जाए तो भारत की पारंपरिक सजावटी लोक कला है ये, और ये उत्सवों के दौरान ज्यादातर आंगन में बनाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार और आकार की हो सकती है, जैसे कमल के फूल का आकार हो गया, लक्ष्मी चरण फूल, ज्यामितीय, किसी भी आकृति और डिजाइन से ये रंगोलियां हो जाती हैं। इसके कुछ प्रयोगों को पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें लिखना होता है अगर रंगोली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। सूखे चावल या आटे का प्रयोग करते हैं, जिसमें हल्दी या प्राकृतिक रंग मिला दिया जाता है। फूल जैसे कि गुलाब या गेंदे की जो पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें तोड़कर आकृति के शेप में लाया जाता है, जो आपकी रंगोली होती है। उसके बाद आता है बालू या रेत। ये सूखे धूल से आकृति बनाना, जैसे किनारी किनारी पे आपने रेत से जो है आउटलाइनिंग कर दी। दिया क्या करते हैं कि मनोरंजक आकार में दिए को व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे दियों से हमने फूल बना दिया, पहले हमने फूल का ड्रॉ किया और फिर दियों को उसी आकार में रख दिया। अब आजकल जो होता है ज्यादातर गुलाल यानी कि होली के रंगों का भी प्रयोग होता है यहाँ पर। अगला जो हमारा सामग्री है वो है मिट्टी यानी कि क्ले। इसको क्या करते हैं बच्चे, क्या सीखते हैं इससे प्राइमरी लेवल पे, हाथों से बीचना, दबाना, थपथपाना और सहलाना। बर्तन बनाना, जैसे पट्टियां मोड़ना और जोड़ना। मिट्टी आंख हाथ के संयोजन में भी सहायक होती है। मतलब क्ले से जब बच्चा काम करता है तो उसकी आंख और हाथ दोनों सामंजस्य रूप से काम करते हैं। बारीक गति कौशलों का विकास होता है, सृजनशीलता का विकास होता है। ये अधिक रुचिपूर्ण और आनंदपूर्ण होती है। इसमें एकाग्रता में वृद्धि होती है इनसे। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा मिश्र सामग्री यानी मिक्स चीजें, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन किन चीजों में, कोलाज बनाने में, रंगोली बनाने में, या क्लास में पृष्ठपट बनाने में, या मंच पर संचालन करने में भी। क्यों? क्योंकि इसमें कम लागत लगती है, पैसा कम लगता है। ये चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि गेरू से भूरा रंग बनाना,
कोयले से काला रंग, हल्दी से पीला रंग, पत्ती, घास और पालक से हरा रंग, और फूलों से विभिन्न रंग बनाते हैं। जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाबी रंग बन गया है ना, इस तरीके से। और जो कागज होता है वो हो गया, हम कागज जो है मोटे वाले शीट, महंगे शीट इस्तेमाल ना करके हम चाहें तो कारतूस ए पेपर, पत्रिका पेपर या टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। ब्रशेस की बात की जाए तो गोल काले बाल वाले ब्रशेस जो सस्ते आते हैं वो। रंगों में हम पेंसिल रंग, क्रेयॉन, जल रंग का प्रयोग करेंगे जो सस्ते आते हों। गोंद में हम फेविकोल या फिर फेविस्टिक आज के टाइम पे मिलती है वो। अगला हमारा जो पॉइंट है इस यूनिट का वो है दृश्य कलाओं और शिल्पों की विभिन्न विधियों के साथ अन्वेषण एवं प्रयोगीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने ऊपर मटेरियल पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड। तो मेथड में सबसे पहला हमारा आ जाएगा चित्रकला और पेंटिंग। तो क्या होता है भाई चित्रकला या पेंटिंग, बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज है। सबसे पहले चित्रकला की बात करें तो इसमें सामान्य उपकरण क्या चाहिए हमें, या तो चौक चाहिए, चारकोल और क्रेयॉन्स चाहिए हमें, और ग्रेफाइट चाहिए, मार्कर, कलम और स्याही, पेंसिल, ब्रश, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। और इसके लिए जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कागज हो, कैनवास हो, धातु हो या लकड़ी हो या प्लास्टर हो या फिर दीवार, जिसपे हम क्या करते हैं, भित्ति चित्र बनाते हैं दीवारों पे। अगला है पेंटिंग। तो पेंटिंग में क्या होता है कि पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाले रंगों के प्रकार। ज्यादातर पेंटिंग में आप स्केच नहीं बनाते, सीधे कलर से यूज करते हैं। तो प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं जिसमें सूखे पेस्टल हो गए, क्रेयॉन हो गए, रंगीन पेंसिल हो गई। उसके बाद तैलीय रंग में आप, ये जो तैल रंग होते हैं ये ट्यूब्स में आते हैं और इसमें आप दूसरा तेल मिलाकर भी इसको और थोड़ा पतला कर सकते हैं। और फिर जल रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेंटिंग में। जल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है और इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आप गाढ़ा या फिर पतला कर सकते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो ब्लॉक पेंटिंग या फिर खंड कहते हैं जिसको। खंड और ब्लॉक का मतलब होता है कि अलग ही अलग एक पैटर्न बन के आएगा। जैसे छपाई प्रभाव, छपाई, इसमें छपाई की जाती है। आप कोई भी छापा मारते हैं, डिजाइन को ठप करके छाप देते हैं, तो ये खंड होती है, ये एक खंड में बटी हुई होती है। जैसे सब्जी की छपाई आलू, प्याज और भिंडी से बनाते हैं ना बच्चे, लेडी फिंगर पेंटिंग बनाते हैं, भिंडी को काट के फिर कलर में डिप करके, है ना। और प्रकृति की छपाई, जैसे पत्तों पर कलर लगा के फिर पेज पर छापते हैं। पंख और लकड़ी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। आगे चलते हैं, कोलाज निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलाज पे आता ही आता है क्वेश्चन। तो कोलाज जो है मैं बता दूं तो ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है चिपकाना। इसमें क्या करते हैं, कागज या कपड़ों को जोड़ना या व्यवस्थित किया जाता है टुकड़े कर करके। इसकी सामग्रियां क्या क्या हो सकती हैं, कागज, पत्रिका, पुराने न्यूज़पेपर, बटन, पंख इत्यादि। इसके जो कोलाज के विषय हैं वो गंभीर हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण के ऊपर, सफाई के ऊपर बना दिया कोलाज, या फिर दहेज प्रथा के ऊपर कोलाज बना दिया, तो ये गंभीर विषयों पर बनाई जा सकती है। इसका महत्व क्या है कि बच्चे काटने और चिपकाने का कौशल सीखते हैं, सृजनात्मक कौशल होता है और सामूहिक रूप से काम करना सीखते हैं। अगला है हमारा पपेट्री, यानी कि कठपुतली जो बनाना होता है। ये क्या होता है, इसमें जो है निर्जीव सादृश्य मूलक जीवित तस्वीर, यानी कि जो निर्जीव तरीकों से हम जीवित तस्वीर पेश करते हैं, ठीक है। या रंगमंच पर ये जो है रंगमंच पर किया जाता है, स्टेज पर, और ये बहुत ही पुराना है, प्राचीन रूप है। इसमें क्या करते हैं, अंगुली कठपुतली बना सकते हैं आप उंगलियों से। मोजे की कठपुतली बनती है जिसमें पूरा हाथ डाल के जो है किया जाता है पपेट्री। और कागज के थैले की कठपुतली बनती है, या दस्ताने से भी कठपुतली बनती है। दस्ताना पहनकर आप जो है अपने हाथों से कुछ ना कुछ बुलवा रहे होते हैं और फिर वो पपेट्री हो रही होती है। नेक्स्ट मेथड इज मुखौटा, यानी कि मास्क मेकिंग। इसमें क्या होता है कि किसी भी कागज द्वारा ये बनाया जा सकता है। इसे चेहरे पर पहनते हैं, ज्यादातर उत्सवों में पहना जाता है। और कागज की प्लेट से भी जो है ये मुखौटे बनाए जा सकते हैं, या फिर पेपर मैसी यानी लुगदी से, जिसमें गोंद मिलाकर बनाया जा सकता है। आपको पेपर में कई बार ये भी आ जाता है कि मुखौटा बनाने की सामग्री और विधि को लिखो। तो मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे सामग्री हमें चाहिए पेस्टल शीट, कारतूस शीट, फेविकोल, कैंची। चरण जो है, विधि जो है, हम इस प्रकार से 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे। जैसे सबसे पहले पेस्टल शीट का 1/8वां भाग लें, फिर अंडाकार काटें, फिर पत्तियों के आकार में आंखों का स्थान काटें और इनमें आंखों की पुतलियां लगा दें, नाक काटें और चिपका दें, और अपनी इच्छा अनुसार चेहरे को हंसता हुआ या फिर उदास मुद्राएं आप दे सकते हैं। अगला मेथड है
मिट्टी से प्रारूपण यानी कि क्ले मॉडलिंग, क्ले से हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी तक का बच्चा है वो क्या सीखता है कि मुलायम और अघत वर्ध्य क्या करता है कि वो मिट्टी को मुलायम करना और फिर उसको घात यानी पीट कर किसी भी शेप में लाना, सांचे में डालना, पहले गोला फिर अन्य आकृतियां बनाता है। बच्चा सबसे पहले गोला बनाना सीखता है गीली मिट्टी से, फिर अन्य आकृतियां सीखता है। इसमें हमें एज मिट्टी या क्ले से काम करते हुए बच्चे अगर काम कर रहे होंगे, जैसे प्राइमरी तक के बच्चे, तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी एज अ टीचर। पहला तो ये कि मिट्टी में अधिक पानी ना मिलाया जाए, दरार ना पड़े, नहीं तो जो चीज बनाई रही है वो टूट सकती है। और अगर उस मिट्टी को अगले दिन उपयोग करना है तो किसी गीले कपड़े में बांध कर रखें, और कार्य के पश्चात जो है हाथों को अच्छी तरीके से बच्चे धो लें। तो ये थी सावधानियां। अगला जो मेथड है वो है कागज काटना और मोड़ना। तो कागज काटना और मोड़ना दोनों ही तरीकों से क्या करते हैं, कलात्मक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कागज काटने की जो विधि है या जो शैली है उसे सांझी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कतरनों के द्वारा जो है द्वारों को सजाना। जैसे दरवाजे पर ऐसे फ्लैग वाला डिजाइन नहीं बना देते, मैंने यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाया है। पेपर ऐसे काट के धागा लिया, फिर ऐसे करके फोल्ड करके चिपका दिया, फिर चिपकाया। गाँवों में तो आपने देखा होगा, शादी ब्याह में भी इसी तरीके से चिपकाते हैं और यूज करते हैं इस शैली को। इसमें दो तरीके से आप काट सकते हैं, चाकू से और कैंची से, जिसमें त्रिआयामी या फिर द्विआयामी भी आकार हो सकते हैं। मैं बता दूं कि चाकू से काटना ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा पेपर आप काट लेते हैं एक ही शेप के। इसमें जो है अनुपातों में काटना होता है, ये नहीं कि छोटा बड़ा। अगला है कागज मोड़ना, जिसे ओरिगामी कहते हैं। ओरी का मतलब होता है मोड़ना और गामी का मतलब है कागज। तो कागज को मोड़ कर भी कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाए जाते हैं, पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जिससे कि दीवारों को या फिर दरवाजे को सजाया जाता है। इसके बाद आता है आपका किए गए कार्य के लिए फोल्डर तैयार करना, फोल्डर बनाना। ठीक है, कि जो फाइल एक्टिविटी करवाई है आपने आर्ट की, या जो भी बच्चे ने आर्ट की एक्टिविटी की है, ड्राइंग्स बनाई हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, तो वो कहाँ रखेगा बच्चा, उसके लिए फोल्डर होना भी जरूरी है। तो खुले कागजों व दस्तावेजों को एक साथ रखना होता है फोल्डर में। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो मोटा होता है और अंदर शीटों को पकड़ने के लिए क्लिप भी होती है। ये ऐसा क्यों हम फोल्डर बनवाते हैं, ताकि बाद में मूल्यांकन कर सके, देख सके, भविष्य के लिए संरक्षित रख सके। और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हस्त निर्मित जिसे आप कार्डबोर्ड से घर पर बना सकते हैं, और बाजार में भी मिलता है इजीली, जिसे प्लास्टिक का बना होता है जो कि। तो ये तो हमारा यूनिट 4 था, और इसके जो टॉपिक्स थे वो सारे थे। तो इसके बाद बहुत ही जल्द मैं यूनिट 5 लेकर आऊंगी।